तो स्टूडेंट, इस क्लास में हम बात करेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर किन किन कॉन्स्टिट्यूशंस का वर्ड के इम्पैक्ट पड़ा, और हमने मेनली वर्ड के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या चीज़ें अर्न की। अब यहाँ बेटा आपको एक बात समझनी ज़रूरी है, वो ये कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने से पहले दुनिया के बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस को, दुनिया के उसके देशों के बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ा, समझा, और उन कॉन्स्टिट्यूशन में उन्हें जो बातें ऐसी लगी कि उनको इंडियन एटमॉस्फेयर या इंडियन जो सरकमस्टांसेस हैं उनके अकॉर्डिंग उनको मोल्ड फोल्ड किया जा सकता है, तो उन सभी बातों को उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो था वो चूज़ किया, रखने के लिए चूज़ किया उसको, उन सारे अलग अलग स्पेशलिटीज़ को, उन सारी अलग अलग चीज़ों को। हम वन बाय वन करके कुछ मेन कंट्रीज़ का एग्जाम्पल देखेंगे और ये भी पता लगाने की कोशिश करेंगे कि उनमें से क्या क्या चीज़ें हमारे भारतीय संविधान में एज इट इज़ या थोड़े चेंजेस के साथ रख दी गई हैं। तो बेटा सबसे पहले नंबर आता है ब्रिटेन का या यूनाइटेड किंगडम का। ग्रेट ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम चूँकि भारत ब्रिटेन की कॉलोनी रहा लगभग 190 साल तक, तो इस दौरान भारत ने ब्रिटेन से बहुत कुछ सीखा, पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में, सरकार कैसे चलती है इस बारे में। तो बहुत सारी चीज़ें हमने यूनाइटेड किंगडम से ले करके और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उन चीज़ों को ऐड किया। जैसे सबसे पहली बात, जो इंडियन प्रेसिडेंट है दैट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड लाइक द ब्रिटिश क्वीन। जो चीज़ हमने सीखी वो ये कि भारत में एक नॉमिनल हेड होगा, जिस तरह इंग्लैंड में नॉमिनल हेड है क्वीन, वैसे ही भारत में एक पोस्ट क्रिएट की गई और ये पोस्ट थी प्रेसिडेंट की। इस प्रेसिडेंट की पोस्ट को क्रिएट किया गया नॉमिनल हेड के तौर पर, हेड ऑफ द स्टेट के तौर पर। ये हमने ब्रिटेन से लिया। दूसरी बात, जिस तरह से ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स है, इसी तरह का एक सदन, इसी तरह का एक हाउस भारत में लोकसभा बनाया गया, और लोकसभा को ज़्यादा पावर्स दी गई राज्यसभा की तुलना में। कंपैरेटिवली राज्यसभा से ज़्यादा पावर्स लोकसभा को जो थी वो दी गई। लोकसभा को इसलिए दी गई क्योंकि इंग्लैंड की प्रणाली में भी, इंग्लैंड के सिस्टम में भी हाउस ऑफ कॉमन्स के पास ज़्यादा पावर है रादर देन हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो इस तरह से हमने ये सिस्टम भी इंग्लैंड से पिक किया। इसके बाद हमने एक और चीज़ जो ब्रिटेन से पिक की वो थी कि कैबिनेट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगी पार्लियामेंट के लिए। बेटा इंग्लैंड में पार्लियामेंट्री रेवोल्यूशन आई 1688 में, यानी इंग्लैंड में 1688 में क्वीन ने अपने बहुत सारे राइट्स पार्लियामेंट को दे दिए और क्वीन बन गई एक सिंबल, एक हेड ऑफ द स्टेट बन गई, जिसको सिर्फ रबड़ स्टैम्प की तरह यूज़ किया जाना था और उससे ज़्यादा उसका एडमिनिस्ट्रेशन में कोई रोल नहीं था। अब उसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत के अंदर भी जो कैबिनेट बनाई गई, जो कंट्री के ऊपर रूल करती है या 5 साल के लिए जिसका टेन्योर फिक्स होता है, उसको रिस्पॉन्सिबल बनाया गया पार्लियामेंट के लिए, क्योंकि पार्लियामेंट में से ही कैबिनेट बनती है। तो कैबिनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई पार्लियामेंट को, कैबिनेट जवाबदेह बनाई गई पार्लियामेंट के लिए। ये तीसरा हमने ब्रिटेन से बात सीखी और अपने सिस्टम में इस चीज़ को इंक्लूड किया। चौथी बात, जो इंग्लैंड है उसी की तरह भारत ने एक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट अडॉप्ट किया, यानी हमारे यहाँ भी इंग्लैंड की तरह पार्लियामेंट्री सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। रादर देन इसके कि हम अमेरिका की तरह प्रेसिडेंशियल सिस्टम, प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट चूज़ करते, इलेक्ट करते, हमने पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट को इलेक्ट किया, जिसमें एक पार्लियामेंट बनती है। हमने हमारे देश को एक जैसी जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं लोकसभा की, उनमें डिवाइड कर रखा है, और हमने अपने यहाँ वन का फॉर्मूला अडॉप्ट किया है। ये वन का फॉर्मूला क्या है? वन का फॉर्मूले का मतलब है वन एरिया, वन रिप्रेजेंटेटिव, वन पर्सन, वन वोट और वन वैल्यू। वन एरिया, वन रिप्रेजेंटेटिव, वन पर्सन, वन वोट एंड वन वैल्यू। इस हिसाब से हमने पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो थी वो हमने पिक किया इंग्लैंड से। इसके बाद बेटा इंग्लैंड से हमने और क्या चीज़ ली? वो लिया हमने रूल ऑफ लॉ। ये भी हमने इंग्लैंड से लिया कि जैसे इंग्लैंड में रूल ऑफ लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट होता है, और लॉ से ऊपर कोई भी नहीं है। किसी भी पोस्ट, कोई भी ग्रुप ऑफ पर्सन्स, कोई भी कंपनी, कोई इंडस्ट्री, कोई गवर्नमेंट, कुछ भी लॉ से ऊपर नहीं है। ठीक इसी तरह हमने भी अपने यहाँ पर रूल ऑफ लॉ को जो था वो एक्सेप्ट किया। इसके बाद हमने जो सिस्टम इंग्लैंड से एज इट इज़ अडॉप्ट किया वो था लेजिस्लेटिव स्पीकर एंड देयर रोल, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। ये सारा सिस्टम हमने इंग्लैंड से एज इट इज़ कॉपी किया। तो ये वो अच्छी बातें थी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को लगा कि ये चीज़ें भारत में इम्प्लीमेंट की जानी चाहिए, तो उन्होंने इंग्लैंड से लेने में किसी भी तरह का
कोई उनको प्रॉब्लम नहीं हुई और एज इट इज़ इसको पिक करके हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एडजस्ट कर दिया गया। तो ये था बेटा सबसे पहले इंग्लैंड का कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अब बारी आती है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की। आप सभी को पता है 4 जुलाई 1776 को अमेरिका एक इंडिपेंडेंट नेशन बना। अमेरिका के इंडिपेंडेंट नेशन बनने के बाद अमेरिका ने एक बिल ऑफ चार्टर या बिल ऑफ राइट्स जो था वो अडॉप्ट किया। तो बहुत सारी चीज़ें अमेरिका भी चूंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना था, इसलिए अमेरिका से भी बहुत सारी चीज़ों को पिक किया गया और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसको डाला गया, उसको ऐड किया गया। जैसे सबसे पहले बिल ऑफ राइट्स, जैसे अमेरिका ने बिल ऑफ राइट्स पास किया वैसे ही हमारे यहाँ पर जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको डिक्लेयर किया गया। जैसे अमेरिका का बिल ऑफ राइट्स है, ठीक उसी तरह से उसी तर्ज पर भारत में फंडामेंटल राइट्स का प्रोविज़न जो है वो किया गया है। दूसरी बात जो हमने अमेरिका से सीखी वो थी फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। जिस तरह अमेरिका में फेडरल स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का, उसी तरह का फेडरल स्ट्रक्चर भारत में भी बनाने की कोशिश की गई है। संविधान ऐसा प्रयास करता है कि भारत में भी फेडरल स्ट्रक्चर की गवर्नमेंट बने। इसके बाद इलेक्टोरल कॉलेज, ये इलेक्टोरल कॉलेज का सिस्टम जिस तरह अमेरिका के चुनावों में प्रेसिडेंट के लिए इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, ठीक उसी तरह हमारे राष्ट्रपति के चुनावों में इस इलेक्टोरल कॉलेज का प्रबंध किया गया है। इसके बाद इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड सेपरेशन ऑफ पावर्स। बेटा हमारे भारत में भी अमेरिका की तरह जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा गया है और इसके साथ साथ पावर्स का सेपरेशन किया गया है। पावर्स का सेपरेशन के लिए आपको याद होगा कि भारत में 4 लिस्ट बनाई गई हैं। एक है आपकी सेंट्रल लिस्ट जिसमें 97 सब्जेक्ट्स हैं या यूनियन लिस्ट, दूसरी है आपकी स्टेट लिस्ट जिसमें 66 सब्जेक्ट हैं, तीसरी है आपकी कंटेम्प्रेरी लिस्ट उसमें 47 सब्जेक्ट्स हैं और फोर्थ है आपकी रेजिडुरी पावर जिसमें एक सब्जेक्ट है साइबर क्राइम। तो इस तरह से भारत में भी सेपरेशन ऑफ पावर किया गया है अमेरिका की ही तर्ज पर। नेक्स्ट थिंग जुडिशियल रिव्यू, जैसे हमने पिछली क्लास में सीखा था कि जुडिशियल रिव्यू क्या है, जुडिशरी को एक्टिव करने के लिए इसका प्रोविज़न किया गया है। तो ये भी हमने बेटा अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, ये सिस्टम भी हमने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया है। इसके बाद नेक्स्ट थिंग जो हमारे यहाँ प्रेसिडेंट हैं, जैसे अमेरिका में प्रेसिडेंट को जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनकी तीनों ब्रांचेस जो हो गई आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, उनका कमांडर इन चीफ माना जाता है। ठीक उसी तरह हम भी अपने यहाँ प्रेसिडेंट को, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट को कमांडर इन चीफ डिक्लेयर करता है हमारी आर्म्ड फोर्सेस का। तो ये हमने अमेरिका से सिस्टम अडॉप्ट किया कि हमारे प्रेसिडेंट वो अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरह कमांडर इन चीफ हैं हमारी आर्म्ड फोर्सेस के। इसके बाद एक और चीज़ जो हमने अमेरिका से जो था वो पिक किया वो था इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ। हमने बेटा अमेरिका से हमने सबके लिए इक्वल प्रोटेक्शन का जो रूल था ये भी हमने अमेरिका से अडॉप्ट किया। एक और चीज़ जो हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया वो था हमारे वाइस प्रेसिडेंट और अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट दोनों की जो पोस्ट थी वो बिल्कुल सेम है और हमने वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट का जो ये सिस्टम था ये हमने अडॉप्ट किया अमेरिका से। तो इस तरह से अमेरिका से हमने ये सारी चीज़ें ली। एक और चीज़ जो आप इसमें ऐड कर सकते हैं वो ये कि जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसका जो नेचर है और उसका जो फंक्शंस हैं वो बिल्कुल अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के नेचर और फंक्शंस की तरह ही है। तो हमने अमेरिका से सुप्रीम कोर्ट के नेचर और उसके फंक्शंस को भी कॉपी किया, वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने एज इट इज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया। इसके बाद बारी आती है आयरलैंड की। देखो बेटा अभी तक हमने 2 देशों के बारे में समझा, एक इंग्लैंड और दूसरा अमेरिका। अब बारी आती है तीसरे कंट्री की और वो है आयरलैंड। हमने आयरलैंड से क्या पिक किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने? सबसे इंपॉर्टेंट बात, आयरलैंड से हमने लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। जैसे कि हम पिछली क्लास में बेटा समझ चुके हैं कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एक तरह की गाइडलाइंस है जो गवर्नमेंट के नाम इशू की गई हैं। ये गवर्नमेंट को रास्ता दिखाने वाली हैं, गवर्नमेंट को ये उसका पथ प्रदर्शन करती हैं गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट को बताती हैं कि उसको किस तरह से रूल करना चाहिए कि उसकी पब्लिक को या इस देश की पब्लिक को या जनता को ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट का बेनिफिट मिले। तो ये जो कंसेप्ट है, ये जो आइडिया है, ये जो विचार है, ये हमने आयरलैंड के आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने पिक किया। एक और बात जो आप इसमें याद रख सकते हैं बेटा वो ये कि राज्यसभा के कुछ मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि भारतीय राज्यसभा में 12 मेंबर्स ऐसे होते हैं जो नॉमिनेटेड होते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करते हैं। ये आइडिया भी हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से पिक किया। तो अब हमने 3 कंट्री समझे, एक ब्रिटेन, एक अमेरिका और तीसरा आयरलैंड। अब बारी आती है बेटा ऑस्ट्रेलिया की। हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या चीज़ें पिक करी? सबसे पहले
फ्रीडम ऑफ ट्रेड बिटवीन स्टेट्स, जिस तरह राज्यों के बीच में व्यापार होता है, ये सिस्टम किस तरह काम करता है, ये हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अपने संविधान में ऐड किया। इसके बाद नेशनल लेजिस्लेटिव पावर टू इम्प्लीमेंट ट्रीटीज इवन ऑन मैटर्स आउटसाइड नॉर्मल फेडरल जुरिस्डिक्शन, ये भी हमने कि नेशनल जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं वो ट्रीटीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए उनका उपयोग किस तरह किया जाता है, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से पिक किया। इसके बाद कंकरेंट लिस्ट, जो आप जानते हैं कि हमारे यहाँ कंकरेंट लिस्ट है जिसमें 47 सब्जेक्ट्स हैं, जैसा कि अभी हमने जिक्र किया था, तो वो 47 सब्जेक्ट्स जैसी एक कंकरेंट लिस्ट भी बनाई जाए जिसमें सेंटर को और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ को, पार्लियामेंट को और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ को, दोनों को कानून बनाने की परमिशन हो। पर अगर दोनों का बनाया कानून क्लैश करने लगे तो इस हालात में पार्लियामेंट का बनाया कानून जो है वो एग्जिस्ट करेगा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का बनाया कानून एग्जिट कर जाएगा। ये भी हमने कंकरेंट लिस्ट का पूरी जो हमने मेथड अडॉप्ट किया, ये हमें ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से मिला। इसके बाद प्रीएम्बल टर्मिनोलॉजी, बेटा प्रीएम्बल में बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने उनकी प्रेरणा ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से ली और उसमें उनको मेंशन किया हमारे प्रीएम्बल में भी। अब एक और बात बेटा इसमें आपको याद रखनी है, द मेथड टू डील विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर केंद्र और राज्यों में झगड़ा हो जाए, अगर केंद्र और राज्यों में कोई विवाद हो जाए, उस हालात में किस फार्मूले को अडॉप्ट करके इस डिस्प्यूट को, इस विवाद को हल किया जा सकता है, हमने ये भी सीखा ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो इस तरह से हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से ये बातें सीखी। एक और देखो बेटा कितनी जो है वो बहुत इसकी खूबसूरती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की, उनके काम की खूबसूरती है, ये उनके काम की तारीफ है कि उन्होंने जो वर्ड्स, जैसे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जब रिमूव किया जाता है तो रिमूव करने का कारण जो है वो 2 शब्द बताए जाते हैं, मिसबिहेवियर और इनएफिशिएंसी। ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है और ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से पिक किए हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इस बात का महत्व भी ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से समझा है कि जजेस को सुप्रीम कोर्ट के रिमूव करने के लिए मिसबिहेवियर और इनएफिशिएंसी जैसे शब्द जो हैं वो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रयोग किए गए हैं। पर ये बात अलग है, टचवुड के अभी तक हमारे किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग या इम्पीचमेंट मोशन का प्रयोग नहीं करना पड़ा है। अब बारी आती है बेटा इसके बाद फ्रांस की। हमने फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया, ये बातें जग जाहिर है कि फ्रांस जो है, सबको पता है कि फ्रांस की रेवोल्यूशन 1789 की अपने आप में एक हिस्टोरिकल मूवमेंट थी, है और रहेगी। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने दुनिया को, भारत समेत पूरी दुनिया को नए शब्द दिए। वो शब्द क्या थे बेटा, वो शब्द थे लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, फ्रीडम। ये इस तरह के शब्द जो हमारे संविधान में डाले गए हैं या हमारे संविधान के अंदर उनको इंक्लूड किया गया है, इसका भी पूरा क्रेडिट जाता है फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन को। जिस तरह फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ये नए शब्द अस्तित्व में आए तो इन शब्दों से प्रेरणा लेकर हमारा नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल चला और बाद में इन्हीं पवित्र शब्दों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी जगह मिली और इस तरह से इन्हें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया। तो ये वर्ड जो लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, जस्टिस और फ्रीडम जैसे पवित्र शब्द हैं, ये हमने लिए फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से। अब इसके बाद आती है बेटा बारी कनाडा की। हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया, हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने सबसे पहले क्वासी फेडरल गवर्नमेंट, मैंने ये आपको पिछली क्लासेस में समझाया था कि क्वासी फेडरल गवर्नमेंट का मतलब है ऐसी गवर्नमेंट जो ना पूरी तरह से फेडरल होती है और ना ही पूरी तरह से यूनिटरी होती है। ऐसी गवर्नमेंट जो है और उसके अंदर भी जो सेंटर है, जो यूनियन गवर्नमेंट है, उसके पास कुछ खास एक्स्ट्रा अधिकार होते हैं। उस तरह की फेडरल गवर्नमेंट का आइडिया हमें कनाडा की गवर्नमेंट से मिला, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से मिला। हमने वो चीज़ पिक की और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उसको ऐड किया। तो भारत में अगर कोई हमसे पूछता है कि किस तरह की फेडरल गवर्नमेंट है तो हमारा आंसर होगा क्वासी फेडरल गवर्नमेंट। इसके बाद बारी आती है बेटा नेक्स्ट चीज़ की जो हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया और वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स, कि किस तरह से हम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स में पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर पाएँ। ये चीज़ भी हमने पिक की कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से
कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात को एक्सप्लेन किया गया, जिसको ध्यान में रखते हुए भारत में जो लिस्ट बनाई गई कानूनों की सब्जेक्ट्स की, उसमें यूनियन गवर्नमेंट को 97 सब्जेक्ट्स दिए गए, स्टेट गवर्नमेंट को 66 सब्जेक्ट्स दिए गए। तो ये भी हमने जो सीखा वो हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लर्न किया। नेक्स्ट थिंग, रेजिड्यूअल पावर्स रिटेन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये भी हमने, जैसा कि आपको पता है कि जो रेजिड्यूरी पावर हैं, जिसमें एक सब्जेक्ट आता है साइबर क्राइम, उसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार, उसके ऊपर लॉ मेकिंग अथॉरिटी पार्लियामेंट के पास है। तो ये भी हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला कनाडा की तरह। जिस तरह कनाडा में ये जो रेजिड्यूअल पावर्स हैं उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट का होल्ड है, इसी तरह हमारे भारत में भी भारतीय संविधान इस बात की आज्ञा देता है कि जो रेजिड्यूअरी पावर है वो उसके ऊपर किसी भी तरह के कानून बनाने की शक्ति हमारी पार्लियामेंट के पास या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगी। अब बारी आती है बेटा नेक्स्ट कंट्री की, और वो है सोवियत यूनियन, फॉर्मर सोवियत यूनियन, आप जिसको रशिया या रशियन फेडरेशन के नाम से जानते हैं। इनके कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया? पहली बात, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने इनके कॉन्स्टिट्यूशन से पिक करी, क्योंकि ये हमें आइडिया जो था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को, ये आइडिया बहुत पसंद आया कि नागरिकों को अधिकार ही नहीं, उनको अपने कर्तव्य भी सिखाए जाएं। इसीलिए हमने अपने आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंक्लूड किया, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने सीखी यूएसएसआर या सोवियत यूनियन के कॉन्स्टिट्यूशन से। दूसरी बात, मैंडेटेड प्लानिंग कमीशन टू ओवरसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड अदर कॉन्स्टिट्यूशंस। हमने जो एक प्लानिंग कमीशन बनाया अपने देश में, आजकल आपको पता है कि उस प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज कर दिया गया है मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद, उसे नीति आयोग कह दिया गया है। बेटा यूएसएसआर में प्लान्ड इकोनॉमी जो थी वो 1927 से स्टार्ट हो गई थी। वहाँ पर पहला जो 5 ईयर प्लानिंग थी वो 1927 में स्टार्ट हुई थी। तो उस टाइम पर 1940s में जवाहरलाल नेहरू, जो बाद में भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने कई बार यूएसएसआर को विजिट किया था और वो वहाँ की प्लान्ड इकोनॉमी के अंडर होने वाली डेवलपमेंट से बहुत इंप्रेस हुए थे। तो इसको उन्होंने भारत में भी जो था वो इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोचा। तो इसको भी प्लानिंग कमीशन को भारत में या प्लान इकोनॉमी भारत में इम्प्लीमेंट की गई। इसके बाद बारी आती है इमरजेंसी प्रोविजन अंडर द आर्टिकल 356। भारत में जो आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई हैं, वो कंसेप्ट भी बेटा में कहाँ से मिलता है? वो हमें मिलता है यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो इससे भी हमने बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। इसके बाद बारी आती है वाइमर रिपब्लिक जर्मनी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जर्मनी से क्या पिक किया? तो बेटा जर्मनी से हमने पिक किया प्रेसिडेंट्स की इमरजेंसी पावर, जब वो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सस्पेंड कर सकते हैं सिविलियंस के, और ये हमने लिया जर्मनी के वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल या सेक्शन 48 से। हमारे देश में हमारे राष्ट्रपति के पास इस तरह की इमरजेंसी पावर्स हैं कि अगर कभी देश में आपातकाल आ जाए, इमरजेंसी आ जाए, तो प्रेसिडेंट सारे नागरिकों की जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन सबको कैंसिल या पोस्टपोन कर सकते हैं। तो ये हमने जो प्रयोग किया या अपने संविधान में, ये हमने किसकी प्रेरणा से किया? जर्मनी के वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से हमने इस आर्टिकल को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया। इसके बाद बारी आती है बेटा साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया बेटा? साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन की ही तरह भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ बातें की गई हैं, जैसे कि अमेंडमेंट के लिए 2/3 मेजोरिटी पार्लियामेंट में होना ये बहुत ज़रूरी है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडेड करना है तो इस अमेंडमेंट के लिए जो हमारी पार्लियामेंट है उसमें 2/3 मेजोरिटी होना ज़रूरी है। और दूसरी बात कि जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं वो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के मेंबर्स के द्वारा जो हैं वो सिलेक्ट किए जाएंगे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो ये भी बात हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से पिक की। अब लास्ट में बारी आती है जापान। तो जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या सीखा? वो सीखा कंसेप्ट ऑफ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। जिस तरह जो प्रक्रियाएं कानून द्वारा स्थापित होती हैं उनका कानून द्वारा ही उनका पालन और अनुशासन किया जाए, ये भी हमने जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से सीखा। तो बच्चों ये सारी बातें जो हमने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पढ़े, जापान, साउथ अफ्रीका, जर्मनी, सोवियत यूनियन, कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, इंग्लैंड एंड यूनाइटेड स्टेट्स, इनके कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी अच्छी बातें हमें लगी वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने अपने भारत की परिस्थितियों के हिसाब से, इंडिया के सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग उनको भारत में ढाला और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उनको ऐड किया।
और इस तरह 2 years 11 month एंड 18 days की मेहनत के बाद जो चीज़ बन करके आई, जिसे भारतीय संविधान कहते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन जो वर्ल्ड में सबसे बड़ा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें प्रोटेक्ट करता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन जो इस देश में शासन को चलाने में बहुत जो है वो सुविधा उपलब्ध करवाता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन जो वर्ल्ड में सबसे बेस्ट है, वो हमें इस तरह से 299 मेंबर्स की मेहनत के बाद और डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर की ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड बनने के बाद, उनके आइडियल्स को अडॉप्ट करने के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें मिला, उसमें बाहर से प्रेरणा मिलने वाले ये सारे जो तत्व थे, एलिमेंट्स थे, वो मौजूद थे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा टॉपिक। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बेटा।